हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंबाइंड करके उसको एक साथ समझ लेंगे। तो हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। ये आ गए हम हमारे बोर्ड की तरफ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या क्या है इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, आगे देखेंगे। फिर पीवी रेशियो के बारे में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर 1 से 6 तक का रिवीजन, फिर कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी एंड एमओएस विद ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट और इनकम स्टेटमेंट। इतनी सारी बातें जो वो मैं पढ़नी, उसके बाद में थ्योरी पार्ट जो वो देखेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करें उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना देते हैं ताकि आपको क्या होगा, मज़ा सा आ जाए। तो स्टोरी ऐसी है कि भाई ये एक गांव है, उस गांव के अंदर ये एक ए नाम का कोई शॉपकीपर है जो क्या करता है, सेल करता है, प्रोडक्ट बनाता है एंड उनको सेल करता है। ये प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोडक्शन मतलब बनाता है और सेल करता है, ये इसका काम है। और ये जो है इसके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या है, पेन है। पेन को बनाता है एंड पेन सेल करता है। साल भर की अगर बात करें तो इस बंदे के साथ क्या होता है कि 10 लाख रुपए लगते हैं और ये 1 लाख पेन प्रोड्यूस करता है। मतलब एक पेन के लिए उसे कितने पैसे खर्च होते हैं, 10 रुपये खर्च होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसको बनाने में 10 रुपये लगते हैं वो कितने में सेल करेगा। अगर हम होते तो 12-15 ऐसा कुछ सेल करते हैं। तो ये क्या करता है, गांव में एक मात्र शॉप है, इस वजह से ये क्या करता है, अपने हिसाब से इसने सपोज सेल प्राइस डिसाइड कर रखी है 13 रुपये, तो पर पेन 3 रुपये ये मुनाफा कमा रहा है। ठीक ठाक स्थिति है, बढ़िया है, अच्छा खासा घर परिवार सब बढ़िया है, बच्चे वगैरह सब सही है, सब पढ़ाई में लगे हुए हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आदमी के पास जब तक आज़ादी में फाइनेंशियल आज़ादी ना हो तब तक बाकी सारी आज़ादी की बातें करना फीकी रहती है। इसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल आज़ादी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। क्योंकि पैसा अच्छा खासा कमा रहा है तो फिर बाकी सब उसकी प्रॉब्लम जो वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो ये ऐसी सिचुएशन है, इसके बढ़िया चल रहा है। अब इसके जीवन के अंदर आया सनी, 7 साल के लिए बैठता है। ये आया इसके जीवन में सनी बी जो है, इसने क्या किया, इसके जस्ट पास के अंदर जाके एक शॉप ओपन की। अब इसने क्या किया, पेन को सेल करना शुरू किया 8 रुपीज़ के अंदर। पेन को सेल करना शुरू किया 8 रुपीज़ के अंदर। हम अगर एक ही जगह होते तो हम क्या कहते हैं, या ए भी क्या कहेगा, जाहिर सी बात है कि यार 10 लाख रुपए के अंदर 1 लाख पेन बन रही है, मतलब पर पेन रुपए लग रहे हैं 10 रुपये। सही बात है, जब 10 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये उसे बनाने में लग रहे हैं, तो 8 रुपये में कोई कैसे सेल कर सकता है। हाँ, हो सकता है उसकी मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी हो कि भाई शुरुआत में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करें। इसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन पॉलिसी। 2 पॉलिसी होती है, पेनिट्रेशन पॉलिसी और स्कीमिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट के अंदर दबे पाँव घुसो, मतलब एकदम सस्ता प्रोडक्ट रख के धीरे धीरे मार्केट के अंदर घुसो। जब मार्केट के अंदर अपना अच्छा खासा जगह बन जाए उस वक्त हम क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे। क्लियर? ये एक हुआ तरीका। नॉर्मली जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे पेन वगैरह हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेटेजी चलती है। कुछ होती है जिसके अंदर चलता है स्कीमिंग। स्कीम का मतलब होता है मक्खन, कि शुरुआत के अंदर मक्खन निकाल लो, फटाफट खा लो और निकल लो। मतलब से जैसे मोबाइल के अंदर आप देखोगे तो शुरुआत के अंदर आते से ही क्या होगा, प्राइजेस बहुत हाई होगी। शुरुआत के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, हर कोई उसको चाहता है, तो उस केस के अंदर शुरुआत के अंदर जितना ज़्यादा में सेल कर सकते हो उतना ज़्यादा में सेल करो। शुरुआत में मक्खन को खा लो और उसके बाद में निकल लो। तो 6-7 महीने बाद अगर हम देखेंगे तो उन्हीं मोबाइल के प्राइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। सही बात है सर। तो इसने सोचा कि ये पेनिट्रेशन पॉलिसी पढ़ रखी होगी और पेनिट्रेशन के हिसाब से आया, लेकिन 10 रुपये में बना के 8 रुपये में सेल कर रहा है, बेवकूफ़ पे 2 रुपये का नुकसान कर रहा है। कितने एक दिन चल रहेगा, आज आया है, नया बच्चा है, कल को ऐसे दुकान तो बंद करनी पड़ेगी।
या इसे सेल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, ये कितने दिन नुकसान खाएगा। ऐसा करते 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 इसको हो गया है साल भर। ये मूवी में सीन आया 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद में। अब 1 साल बाद में क्या हुआ, ये ए जो एक दिन जाता 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 बी के घर के पास से गुजरा। बी के घर के पास से गुजरा तो देखा बहुत आलीशान मकान बन रहा है, बहुत शानदार। उसने कहा यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। बाहर देखा बढ़िया सी खूबसूरत बीवी है, गाड़ी रखी हुई है 2-3, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं। उसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, और ये आदमी पहले ऐसा कोई पैसे वाला था भी नहीं। तो उसने सोचा कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, 10 रुपये में बना रहा है, मेरी भी वही पेन है, इसके पास भी टेक्नोलॉजी वही है और सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहा है, मैं 10 रुपये में बना रहा हूँ तो ये भी 10 रुपये में ही बना रहा होगा, और ये 8 रुपये में सेल कर रहा है, पर पेन उससे 200 रुपये का नुकसान होना चाहिए। तो उसके हिसाब साल भर में इसने जितना सेल किया उसके हिसाब से नुकसान नहीं होगा, और नुकसान होता तो उस केस के अंदर इसकी सिचुएशन जो है वो जस्ट इसकी ऑपोजिट होनी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, ये तो यहाँ जल से हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं। यहाँ से ये अपने घर पे गया, रात भर इसे नींद नहीं आई। गांव था, गांव के अंदर लोग वैसे मिलनसार होते हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह ये वापस आ गया बी के पास। अब बी के घर पे ए जब आया तो ए सीनियर था, बी ने भी उनकी रेस्पेक्ट की, चाय वगैरह ऑफर की। बी ने चाय जो है वो उनको कहा कि चाय वगैरह कुछ लेंगे, ए ने कहा हाँ ज़रूर लेंगे, तो चाय मंगवाई गई। उसके बाद में बातों बातों में उन्होंने पूछा कि भाई किस तरीके से आना हुआ आज हमारे घर पे, कैसे रास्ता भटके। तो उसने कहा कि मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ और वो तुम्हें बताना ही होगा। उसने कहा बताने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा देखो पेन जो है वो हमारा सेम प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी जो है जो प्रोडक्शन की मशीन वगैरह वो सेम है। उसने कहा कहाँ सेम है। तो जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट की है तो 10 रुपये पर यूनिट आ रहा है, तुम 8 रुपये में सेल कर रहे हो, मतलब पर पेन तुम्हें 2 रुपये का नुकसान होना चाहिए। फिर तुमने मुनाफा कैसे कमा लिया, बी ने कहा कि भाई साहब आपने कॉस्टिंग का कौन सा तरीका पढ़ा है। उसने कहा कॉस्टिंग का कौन सा तरीका पढ़ा है, एक ही तरीका पढ़ा है। इन्होंने कहा कि हमारे मेथड जो है टेक्निक जो है वो अलग है, जो कॉस्टिंग की टेक्निक है वो अलग है। उसने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली जेब से मेरे भी 10 लाख जा रहे हैं, आपके भी 10 लाख जा रहे हैं। उसने कहा हाँ मेरे भी 10 लाख जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर टेक्निक से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा देखो पूरा समझिएगा, फिर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि मेरा राज क्या है। अब यहाँ पर वो बी जो है वो ये को समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि ये जो आपके 10 लाख रुपए ना, ये 10 लाख रुपए, ये सारी कॉस्ट एक जैसी नहीं है, ये सारे जो खर्चे हैं वो एक जैसे नहीं है। इसने कहा सारे खर्चे एक जैसे नहीं है का मतलब क्या हुआ, आप क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा देखो इस 10 लाख में से ये जो 10 लाख रुपए हैं इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो पीरियड बेस्ड है, मतलब जो समय के हिसाब से लगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड है। भाई साहब कुछ थोड़ा आगे और बता पाएंगे? हाँ ज़रूर बताएंगे, अभी तो शुरुआत की है। देखिए कुछ खर्चे ऐसे हैं जो समय के हिसाब से लगते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो प्रोडक्ट के हिसाब से लगते हैं। इन्होंने कहा कि इस पीरियड बेस्ड वाले को हम नाम देंगे फिक्स, और इस प्रोडक्ट बेस्ड वाले को नाम देंगे हम वेरिएबल या मार्जिन। उसने कहा कि अभी तक रत्ती भर समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा, मतलब इतना सा भी समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा। उन्होंने कहा देखो इस 10 लाख में से एक आपका खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल रेंट, किराया जो है वो कैसे लगता है सर, पर मंथ लगता है। हम बाहर पढ़ते हैं, हमें पता है किराया जो वो कैसे लगता है, पर मंथ लगता है। अब अगर आपने सपोज कोई सिटी के अंदर रूम रेंट पे लिया और उस रूम के अंदर स्टडी नहीं करते हो, और रूम सपोज आपने 5000 पर मंथ के हिसाब से लिया, 5000 पर महीने के हिसाब से लिया, अगर आप वहाँ पर स्टडी नहीं करते हो उस केस के अंदर आपको किराया कितना पे करना होगा, 5000।
अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो किराया कितना देना है, वही 5,000। 10 घंटे करते हो वही 5,000। 15 घंटे पढ़ते हो वही 5,000, और 18 घंटे पढ़ते हो वही 5,000। समझ आ रही बात? तो आप कितना घंटे पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका रेंट जो वो वैसा का वैसा रहेगा। समझिए, वैसा का वैसा फैक्ट्री का जो किराया है, अब फैक्ट्री हमने किराए पे ले रखी है सपोज, और वो 1 लाख पर मंथ के हिसाब से ले रखी है। अगर मैं वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, उस केस के अंदर जब महीना एंड होगा और जब मकान मालिक आएगा, क्या मैं मकान मालिक को ऐसा कह सकता हूँ कि भाई साहब कोई किराया नहीं इस बार? किस बात का नहीं? कि इस बार तो कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। क्या ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। वो कह रहा मेरा प्रोडक्शन से क्या मतलब यार, मेरा कोई प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं क्या? नहीं, मैं तो समय के हिसाब से लगता हूँ। समय हो गया, 1 महीना हो गया, मुझे मेरा पैसा दो। समझ आ रही बात? तो ये जो खर्चा कैसा है वो समय के हिसाब से लगता है। लाइक क्लासेज लेने के लिए हमने क्या किया, एक जगह हॉल रेंट पे लिया, और सपोज उस हॉल का जो रेंट है वो 20,000 पर मंथ है। अब उस 20,000 पर मंथ का जो जगह वो ले रखी है, वहाँ पर हमने क्या किया, 100 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, महीने का एंड आएगा तो हमें क्या देना है, वही 20,000 देना। अगर हमने 200 स्टूडेंट को पढ़ाया तो भी देना कितना है, वही 20,000। अगर 300 को पढ़ाया तो भी हमें देना कितना है, 20,000। और सपोज हम तीनों ने डिसाइड किया कि यार अब सीए हो चुके हैं और ठीक ठाक पैसा वैसे ही आ रहा है, तो इसमें मज़े ही करते हैं। अब चलो, तो हम सुबह सुबह आते हैं और तीनों ताश लेके आते हैं, मस्त पूरे दिन ताश खेलते हैं और शाम को निकल जाते हैं। महीने का एंड होगा, मकान मालिक आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, 20,000 देना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो कितना प्रोडक्शन है, कितना यूनिट है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? ये समय के हिसाब से लग रहा है। उसने कहा हाँ ठीक, माना सर, आपकी कही हुई बात को हमने मान लिया। आपने कहा कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, मान लिया। उसने कहा अगर ये मानते हो तो ये भी मानो कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो, सॉरी, कुछ कॉस्ट जो पीरियड बेस्ड होती है तो कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होती है। जैसे सपोज ये पेन बनाते वक्त, ये वाइट कलर की पेन है, इस वजह से थोड़ी दिखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है आपको। वैसे इसका नाम इन्होंने एप्पल वालों ने पेंसिल रखा है, और नालायकों ने जो इसकी प्राइस रखी है वो 10,000। पेंसिल मतलब तो कम से कम सस्ता होना चाहिए था, या फिर पेन से कुछ बड़ा नाम रखते हैं। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें अगर हम, तो ये सपोज बनाने में, ये पेन है नॉर्मल, और मान लीजिए नॉर्मल पेन है, और इसको बनाने में हमें 6 रुपये का खर्चा आता है। अब इसके अंदर पेन को बनाने में 3 रुपये का प्लास्टिक लगता है। मान लीजिए 3 रुपये का प्लास्टिक लगता है। क्या अगर मैं एक भी पेन नहीं बनाऊंगा तो मैं प्लास्टिक खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा। समझ आ रही बात? अगर मैं एक पेन बनाऊंगा तो कितने का प्लास्टिक खरीदूंगा? 3 रुपये का खरीदूंगा, क्योंकि 3 रुपये का लग रहा है। अगर मेरा टारगेट हुआ कि मैं 2 पेन बनाऊं तो उस केस के अंदर मैं कितने रुपए का प्लास्टिक खरीदूंगा? 6 रुपये का खरीदूंगा। 6 रुपये का खर्चा आएगा मेरा। अगर मैं सपोज 10 पेन बनाऊं तो उस केस के अंदर कितना बनेगा? 30 रुपये का प्लास्टिक खरीदना होगा। या फिर हम चले हमारे क्लासेज वाले एग्जाम्पल के अंदर, तो पर स्टूडेंट जो वो नोट्स चाहिए होते हैं, तो नोट्स का टोटल कॉस्ट एक स्टूडेंट के लिए मान लीजिए लगता है कि 500 रुपये। अगर हम 100 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो हमें कितने रुपए का नोट्स के लिए कितने कॉस्ट इनकर करनी होगी? 100 × 500। सही बात है। अगर हम 1000 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उस केस के अंदर 500 × 1000 इतना प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा। और अगर हम एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ें ताश वाले मूड में तो उस केस के अंदर कितना? कुछ भी नहीं। क्यों नोट्स प्रिंट करवाएंगे? समझ आ रही बात? क्या इसका रिलेशन समय के साथ है? नहीं। नोट्स का जो है क्या समय के साथ है क्या, कि 1 महीना होते से आपको इतना खर्चा करना ही पड़ेगा? नहीं। जैसे ही आप एक स्टूडेंट को एडमिशन दोगे वैसे ही आपको करना है, या फिर जैसे ही एक आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे उसी वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो ये कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। उसने कहा माना, आपने कहा, हमने माना। ये जैसे आपने कहा कि कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होता है जिसका नाम है जैसे मटेरियल, ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ तक मानने को तैयार है। इन्होंने कहा इसी प्रोडक्ट बेस्ड को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल या मार्जिनल भी कहते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी करता रहता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। मार्जिनल का मतलब भी क्या है कि जो एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने पे जो खर्चा लगता है उसे मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल की जगह डेफिनेशन देखेंगे तो मार्जिनल की डेफिनेशन है कि भाई
एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो खर्चा लगेगा वो मार्जिनल, मतलब कि जैसे 10,000 यूनिट बना रहे हो तो 10,000 एक यूनिट बनाओगे तो जो एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा कौन सा लगेगा, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट ही लगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। उसने कहा कि इसको क्या कहते हैं हम, पीरियड बेस्ड वाले को फिक्स कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स रहती है। अब इसमें कितनी भी यूनिटें प्रोड्यूस करो तो हमें ये का यही पैसा देना है। उसने कहा कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि आप 10 रुपये में बना के 8 रुपये में सेल करके मुनाफा कैसे कमा रहे हो, हम वो जानना चाहते हैं। मेन क्वेश्चन अभी भी वही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जब लिखते हैं तो सीधा ऐसे थोड़ी लिखते हैं, पहले उसकी प्रस्तावना होती है, भूमिका लिखी जाती है। अभी भूमिका तो समझ ली थी, भूमिका पूरी समझ आ जाएगी, फिर आगे वाला पूरा आ ही जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट। उन्होंने कहा कि ये क्या भला है रिलेवेंट कॉस्ट और रिलेवेंट कॉस्ट। उन्होंने कहा देखो, जो हमारे डिसीजन की वजह से चेंज हो जाए उससे हम क्या कहते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट, और जो हमारे डिसीजन से चेंज ना हो उससे हम क्या कहते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट। ये एक कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग के अंदर एक आगे की अप्रोच है जिसमें हम रिलेवेंट और इररिलेवेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। पैसा अगर जा रहा है, हमारे डिसीजन की वजह से पैसा जा रहा है, तो वो हम क्या होगा, रिलेवेंट कॉस्ट होगा। या फिर पैसा आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, अगर हमारे डिसीजन की वजह से पैसा आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट कहेंगे। अगर हमारे डिसीजन की वजह से पैसा जाने से रुक रहा है तो भी वो क्या होगा, रिलेवेंट कॉस्ट माना जाएगा। समझ पा रहे हैं बात। पैसे का न जाना भी पैसे का आना माना जाता है। अगर कुछ ऐसा डिसीजन हो जिस वजह से पैसा जाने से रुक रहा है तो भी ये माना जाएगा कि पैसा आ रहा है। जैसे मुझे आपको 10,000 रुपये देने हैं, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपको 10,000 रुपये नहीं देने पड़े, तो ये भी क्या माना जाएगा, एक तरीके से मुझे 10,000 रुपये की इनकम हो रही है इस वजह से। समझ आ रही है। या फिर पैसे का न जाना भी क्या है, पैसे का आना है। क्लियर है। ये इस तरीके से आगे आएगा, इसको और डिटेल देखेंगे। अभी तक के लिए ये देखिए कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हमारे डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होती, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे डिसीजन की वजह से चेंज होती है। थोड़ा सा और इसको मैं एलोबरेट कर लेता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे सपोज आप क्लास 8 से घर पे जा रहे थे और यहाँ पर एक पानी पूरी वाला खड़ा है। क्लियर। देखा, बहुत शानदार, वो 8-6 जो होती है वो लगा रखी है उसने, अलग अलग मटकी, और अच्छी खासी भीड़ है, बढ़िया मस्त बना रहा है। आपका देख के मन हुआ कि खाऊं या ना खाऊं। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि चलो आज मज़े लिए जाए, आज खाया जाए, तो उस केस के अंदर आप जैसे डिसीजन लोगे कि खाया जाए, वैसे ही आपको क्या होगा, 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। समझ पा रहे हो, मतलब खाओगे मतलब आपको 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आपके डिसीजन की वजह से आपकी क्या हो रही है, कॉस्ट इनकर हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिलेवेंट कॉस्ट। समझ आ रही बात। तो ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं जिस वजह से कॉस्ट इनकर होती है या कुछ इनफ्लो होता है, दोनों ही केस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, रिलेवेंट बेनिफिट और रिलेवेंट कॉस्ट। अगर मिलता है तो रिलेवेंट बेनिफिट, और अगर जा रहा है तो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो है फिक्स कॉस्ट, ये क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। आप कहोगे यहाँ भी पैसा तो जा रहा है। देखिए, अब दूसरा डिसीजन ले रहे हैं। अब पानी पूरी की जो है वहाँ पर सपोज 3 स्टॉल लगी हुई है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब आपने कहा कि खाएंगे तो सही, पक्का हो गया। ए के पास से खाएं, बी के पास से खाएं या सी के पास से खाएं। अब समझिए, यहाँ से खाओगे तो भी 10 रुपये लगने, यहाँ से खाओगे तो भी 10 रुपये लगने, यहाँ से खाओगे तो भी 10 रुपये लगने। तो सेकंड डिसीजन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। अब आप कहाँ से खाते हैं, ए से खाते हैं, बी से खाते हैं या सी से खाते हैं, आपका ये डिसीजन इररिलेवेंट हो जाएगा। रीज़न क्या, क्योंकि आप ए से खा रहे हैं, चाहे बी से खा रहे हैं, चाहे सी से खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीनों ही केस के अंदर रुपये का पेमेंट कितना होगा, 10 का 10 ही होगा। समझ आ रही बात। आपके डिसीजन की वजह से ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं। सेकंड वाले डिसीजन की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाले डिसीजन में आप क्या ले रहे हो, ए से खाया जाए, बी से खाया जाए या सी से खाया जाए, तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। वैसा फिक्स कॉस्ट को उन्होंने क्या कहा, इररिलेवेंट कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट को उन्होंने क्या कहा,
इररिलेवेंट कॉस्ट का। अब फिक्स कॉस्ट को इररिलेवेंट कॉस्ट क्यों कहा? उन्होंने कहा देखो जैसे रेंट है, ये रेंट आपका जो अमाउंट है वो लगेगा, मतलब लगेगा, चाहे आप कितना ही प्रोडक्शन करो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं, चाहे अपना प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर देते हैं, चाहे अभी जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मेंटेन करते हैं, ये इतना का इतना ही रहेगा। आपका मंथली रेंट अगर 20,000 है तो आपको 20,000 पे करना है, चाहे आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हो, चाहे 100 यूनिट करते हो, चाहे 1 लाख यूनिट करते हो, चाहे 10 लाख करते हो, कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करो ये खर्चा इतना का इतना रहने वाला है। क्लियर है? तो इसे क्या कहा जाएगा कि इररिलेवेंट कॉस्ट, कि ये हमारे डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगा। अब इसने कहा कि अब ये जो आपके 10 लाख रुपए ना, ये जो 10 लाख रुपीज़ है, इसको क्या कीजिए, इन दोनों में बाइफरकेट कीजिए कि पीरियड बेस्ड को कितना और ये प्रोडक्ट बेस्ड कितना। हमने कहा कि भाई साहब इसमें से 4 लाख रुपए जो है वो पीरियड बेस्ड है, मतलब ऐसे हैं जो किराया हो गया या ऐसा कुछ है जो टाइम के हिसाब से लगते हैं, जो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लगते। डेप्रिसिएशन हो गया वगैरह, तो डेप्रिसिएशन लगना है और लगेगा, 10% के हिसाब से लग रहा है तो वो लगेगा ही लगेगा। और कुछ खर्चे जो है वो क्या है, वेरिएबल, और वो उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये है 6 लाख। इन्होंने कहा कि ये रिलेवेंट कॉस्ट जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो आपका डिसीजन के वक्त आप कंसिडर सिर्फ किसे करोगे, इससे ही करोगे कि आप जब सेल प्राइस डिसाइड करोगे तो आप सिर्फ इन्हीं 6 लाख को कंसिडर करोगे। अभी हमें बात समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने कहा कि अगर 6 लाख रुपए के अंदर 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, मतलब हम पर यूनिट कितना खर्चा लगा रहे हैं, 6 रुपये लगा रहे हैं। वो कह रहा है क्योंकि मैं 6 रुपये में खर्चे में बना लेता हूँ तो मैं 8 रुपये में सेल करके मैं क्या करता हूँ, 2 रुपये का मुनाफा कमाता हूँ। उसने कहा कि तो फिर ये 4 लाख, उन्होंने कहा ये 4 लाख तो मुझे वैसे भी देने वैसे भी देने, अगर मैं 8 में सेल करूँगा तो भी देने, 8 में सेल नहीं करूँगा तो भी देने। उसने कहा कुछ और समझाइए। उसने कहा देखो जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, वो भी समझा रहा है कि जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया और उसने कहा भाई साहब पेन दे दीजिए, 8 रुपये में देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब अगर मैं उसे 8 रुपये में देता हूँ, मैंने पेन बनाई कितने में, 6 रुपये में, क्योंकि पेन को बनाने में 6 रुपये लगे हैं। ये 4 लाख जो है वो पेन बनाने में नहीं लगेंगे, तो फिक्स कॉस्ट है। मैंने पेन हाथों हाथ, सपोज मैं पेन हाथों हाथ तैयार करने की मशीन है, अगर मैं पेन हाथों हाथ तैयार करने के लिए उस मशीन में डालूँ तो टोटल मुझे 6 रुपये के अंदर वो पेन बना के मशीन मुझे दे देती है। 6 रुपये में पेन बनाई, 8 रुपये में सेल की, 2 रुपये का यहाँ पर मुझे मुनाफा हुआ, 2 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ। अगर मैं ये सेल नहीं करता तो मेरा नुकसान था 4 लाख रुपए का, और अगर मैं ये एक पेन सेल कर देता हूँ तो उस केस के अंदर ये 2 रुपये जो मेरा फिक्स कॉस्ट का उतना नुकसान कम कर देंगे। नहीं तो मुझे 4 लाख पूरे जेब से देने, नहीं तो 2 रुपये मैंने यहाँ से कमा दिया, मतलब वहाँ पर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 2 रुपये दिए, बाकी 3,99,998 रुपये मुझे जेब से देने पड़ेंगे, मतलब नुकसान मेरा कितना हो जाएगा, 2 रुपये से कम हो जाएगा। उसने कहा और सुनिए अभी, और इस वजह से क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं 2 लाख यूनिट सेल कर दूं ना तो मैं BEP पर पहुंच जाऊंगा। हमने कहा कि ये क्या बला है BEP, उन्होंने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट। हमने कहा ये क्या होता है भाई सब ब्रेक इवन पॉइंट, उन्होंने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने कहा वो कैसे, देखो वो कह रहा है कि 6 रुपये में मैं बना रहा हूँ, 8 रुपये में सेल कर रहा हूँ, 6 रुपये में बना रहा हूँ और 8 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो एक पेन पे कितने रुपए कमाए, 2 रुपये कमाए। एक पेन पे कितने कमाए, 2 रुपये कमाए। तो उस केस के अंदर जब 2 रुपये कमाए एक पेन पे, तो 2 लाख पेन पे कितने कमाए, 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 4 लाख रुपये। यहाँ मैंने 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए और यहाँ मुझे देने कितने, 4 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा कमाए हो गए वो सारे के सारे मैं वहाँ दे दूंगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, मैंने जितना मुनाफा कमाया उतने से फिक्स कॉस्ट का पेमेंट किया, बाकी मेरे घर से कुछ भी नहीं गया और मेरे घर में कुछ आया भी नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई किसके ऊपर, 2 लाख यूनिट के ऊपर। सर अभी तक हमें भरोसा नहीं हो, वापस दिखाओ, देख लीजिए। अगर मैं 2 लाख पेन सेल करूँगा 8 के हिसाब से तो टोटल मुझे कितना होगा, 8 दूनी 16 लाख, इतने का मुझे सेल्स रेवेन्यू होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हैं सर, 8 में सेल कर रहे हो। 2 लाख
यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने में 6 रुपये लगते हैं, तो 2 लाख इंटू 6, 6 दूनी 12, ये लग गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। 16 में से 12 ये गए, बाकी बचे 4 लाख। अब इसमें से अभी फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करना है, ये कर दिया फिक्स कॉस्ट का पेमेंट 4 लाख का। नील बट्टे सन्नाटा, न हमारे हाथ में कुछ है, ना कमाया ना गवाया, ये वाली सिचुएशन में पहुंच गए। ठीक है सर, बढ़िया, समझ आया यहाँ तक की बात। अब इसने कहा कि और सुनिए, अगर आप बीईपी सुन चुके हो तो एक और वर्ड सुन लीजिए। हमने कहा कि वो भी बता दीजिए अगर आपकी इतनी ही अंदर से आवाज़ आ रही। तो उन्होंने कहा कि एमओएस। हमने कहा ये क्या बोला? उन्होंने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि 2 लाख जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में मुझे फिक्स कॉस्ट का भी 1 भी रुपया पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने 2 लाख यूनिट सेल कर दी, सपोज मेरे साल भर का टोटल फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, और मैंने पहले महीने में 2 लाख पेन सेल कर दी। अब मैंने साल भर का फिक्स कॉस्ट जो पूरा पे कर चुका हूँ। अब मुझे पूरे साल भर के अंदर फिक्स कॉस्ट 1 रुपये के पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। समझ पा रहे हो? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज होगी नहीं। 4 लाख होना है, 4 लाख मैंने कमा लिया है। अब एक भी यूनिट सेल करूँगा, सपोज 8 रुपये में सेल करूँगा और 6 रुपये में बना रहा हूँ, ये जो 2 रुपये ये पूरे पूरे मेरे पास जाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी मैं दे चुका हूँ। अब पूरे 11 महीने या फिर जैसे 1 महीने में उसने अगर 2 लाख की सेल कर दी, बाकी के 11 महीने के अंदर जितनी भी पेन सेल करेगा वो क्या होगा, जितना पैसा वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा लेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, मुनाफा होगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आई? तो ये इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जो सेल है अब वो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो भी सेल है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब समझिए, अगर 2 लाख एक पेन वो सेल करता है तो उस केस के अंदर उसका रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, कितने रुपए वो कमाएगा, 2 रुपये कमाएगा, क्योंकि 2 लाख पेन तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में। उसके बाद वाली जो पेन है वो 8 रुपये में सेल की, 6 रुपये में बनाई, 2 रुपये बचत, उसमें फिक्स कॉस्ट का कितना देना है, कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 2 लाख तक पूरी पे कर चुका है। तो अब इसके बाद में जो भी होगा वो उसका क्या होगा, पूरा का पूरा मुनाफा होगा। बढ़िया, समझ आई बात? तो ये ऐसी सिचुएशन जो थी वो बी ने इसको बताई, ए को। उसने कहा कि इस तरीके से मैं मुनाफा कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 रुपये में सेल कर रहा हूँ, आप पास में बैठे 13 में सेल कर रहे हो, आपके पास कोई आ नहीं रहा है, मेरे पास आ ही आ रहे हैं, बहुत सारी सेल हो रही है, और इस वजह से मैं मुनाफा कमा रहा हूँ। मेरी सेल जो 5, 6, 7 लाख पे जा रही है तो 7 लाख 8 लाख पे, तो 2 लाख के बाद वाला मुनाफा, और इस तरीके से मेरे सब कुछ चल रहे हैं। अब ए ने कहा कि यार ये तुमने ऐसा मतलब सीखा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है कि आपने जब पढ़ा था तब आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी। रीजन क्या था, क्योंकि उस वक्त एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलती थी। मैं जब पढ़ने गया तब तक मार्जिनल कॉस्टिंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सारा जो मज़ा है वो किसका है, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये सारा मज़ा किसका है, मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसने कहा कैसे कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, इसने बताया कि पीरियड बेस्ड कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट बेस्ड को हम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं। ये हमारे लिए रिलेवेंट कॉस्ट है, डिसीजन लेते वक्त हम इसे कंसिडर करेंगे और इसके हिसाब से डिसीजन लेंगे तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी सारी किसने कही, मार्जिनल ने कही। ए ने पूछा मैं जो कर रहा था वो कौन सी थी? उसने कहा कि आप जो कर रहे थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। समझ आ रही बात? तो ये जो है इस तरीके से इनकी दोनों की बातें हुई। अब हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट के रूप में। यहाँ पर आइए, हम पहला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये दोनों भी अप्रोच करने वाले हैं। दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा। तो देखिए, टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है मार्जिनल के अंदर। एक होती है पीरियड बेस्ड और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड। जो पीरियड बेस्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट, और जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल और वेरिएबल। अब समझिएगा, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कैसे लगती है, पर मंथ लगती है। जैसे पर मंथ 2 लाख रुपये हो गए, या फिर पर एनम 2 लाख रुपये हो गए, मतलब एक सालाना 2 लाख रुपये हो गए, जैसी भी सिचुएशन। लेकिन ये क्या यूनिट के हिसाब से लगेगी क्या? नहीं।
समझ आ रही बात। सपोज मेरे पूरे साल भर की फिक्स कॉस्ट लगती है 4 लाख, तो इसे मैं पर यूनिट पढ़ नहीं सकता, क्यों? सपोज मैंने पहले साल 1 लाख यूनिट बनाई, तो मेरी एक यूनिट के लिए कितने रुपए आएंगे? 4 रुपये। अगर सपोज 4 लाख के अंदर मैंने दूसरे साल में 2 लाख यूनिटें बना दी, ये तो 4 लाख ही लगने हैं, और 2 लाख लगा दी, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 रुपये। और अगले साल सपोज मैंने 4 लाख यूनिट बना दी, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना? 1 रुपये पर यूनिट। ये चेंज होगा और इसका कोई रिलेवेंट ही नहीं है, ये कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। 4 रुपये पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट, क्यों नहीं है रिलेवेंस? क्योंकि ये लगती कैसे? टोटल के हिसाब से लगती है। एक साल का अगर 4 लाख है तो 4 लाख लगेगा, पर यूनिट ये लगती नहीं है, तो पर यूनिट इसे पढ़ना भी सही नहीं है। तो ये इन टोटल क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सेम रहेगी, समान रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। टोटल के अंदर जो है वही रहेगी। लेकिन पर यूनिट ये क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। देखिए यहाँ पर पहले 4 रुपये थी, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ये फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही लग रही है। रही बात यूनिट्स की, तो यूनिट्स धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। जितना डिवाइड के अंदर अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एवरेज जो है क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ 1 लाख यूनिट थी तो 4 रुपये था, फिर 2 लाख हो गई तो 2 रुपये हो गया, फिर 4 लाख यूनिट हो गई तो फिर 1 रुपये हो गया। तो ये इन टोटल कांस्टेंट और सेम रहेगी, और ये जो है ये क्या रहेगी? टोटल के अंदर ये क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट है जो चेंज होगी। सर कैसे? सपोज मुझे एक पेन बनाने के लिए 3 रुपये का प्लास्टिक लगता है, मान लीजिए। तो अगर मैं एक पेन बनाऊंगा तो ये कितने रुपए लगेंगे? 3 रुपये। अगर मैं 10 पेन बनाऊंगा तो 10 × 3 कितने रुपए का प्लास्टिक लगेगा साहब? 30 रुपये। 100 पेन बनाऊंगा तो 300 रुपये, और 150 पेन बनाऊंगा तो 450 रुपये। इस तरीके से क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। टोटल के अंदर ये क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल के अंदर क्या होगा? चेंज होगा। यहीं पर फिक्स कॉस्ट अगर सपोज आपकी मान लीजिए 10,000 होती, तो उस केस के अंदर अगर एक पेन बनाते तो 10,000, 10 पेन तो 10,000, 100 पेन तो 10,000, 150 पेन तो 10,000। इन टोटल ये क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट सेम, और ये क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। सही बात है सर, समझ आ गए। यहीं पर बात करें पर यूनिट की, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। सर कैसे मान लें? अरे भाई क्यों नहीं मान लो यार, ये यहाँ ऊपर बताए ना 4 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये हो गया। पहले 4 रुपये था पर यूनिट, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। ये पर यूनिट क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी, सॉरी, सेम रहेगी, या फिर जैसे कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। सर कैसे मान ले? देख लीजिए भाई, एक पेन के लिए 3 रुपये, 10 पेन के लिए 30 रुपये, मतलब पर यूनिट यहाँ भी कितना? 3 रुपये। 30 भाग 10, 300 भाग 100, 3 रुपये, और ये भी 3 रुपये। तो ये पर यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें? सर बिल्कुल। अब देखिएगा, ये फिक्स कॉस्ट है, इसको उसने क्या कहा था? फिक्स कॉस्ट को क्या कहा था उसने? बी ने क्या कहा था? ये क्या है? इररिलेवेंट कॉस्ट है। ऐसा क्यों कहा था? कि सर कुछ भी डिसीजन ले लो, कितना भी यूनिट का प्रोडक्शन का डिसीजन ले लो, हाफ डिसीजन ले लो, 2 लाख बनाएंगे, 4 लाख बनाएंगे, 6 लाख बनाएंगे, तो भी ये तो वैसा ही वैसा रहेगा, तो ये इररिलेवेंट। इसको क्या कहते हो? रिलेवेंट कॉस्ट कहते हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सही है, समझ आ रही है बात। अब लास्ट पॉइंट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए, अगर आपसे नींद से उठा के कोई पूछ ले तो भी आप यही कहोगे, जवाब आपका यही रहना चाहिए। ये जो है ये अगर आपने गलत कह दिया, कुछ बातें ऐसी होती है जो बहुत गहरी बातें होती है, डीप मीनिंग होती है, और ये ऐसी बहुत डीप मीनिंग बात है, बहुत ही गहरी बात है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और याद रखिएगा, अगर रात को कोई नींद से उठा के भी आपसे पूछ लेना तो आप ये जवाब गलत नहीं दोगे। क्या सर? फिक्स कॉस्ट को कैसे पढ़ा जाएगा? फिक्स कॉस्ट को कैसे पढ़ा जाएगा? इन टोटल पढ़ा जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन दे दे कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ये है, आप क्या कहोगे? पैसा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कीजिए। पहले फिक्स कॉस्ट को क्या कीजिए? टोटल के अंदर कैलकुलेट कीजिए। सपोज वो कह रहा है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, पर यूनिट 3 रुपये लगता है, तो आप क्या कहोगे? 10,000 × 3, 30,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में ही पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में कोई रिलेवेंस ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट
पर यूनिट के हिसाब से लगती ही नहीं है। क्या किराया ऐसा हो सकता है कि मैं स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ उसके इसके अंदर किराया नहीं दूँ, या मैं ज़्यादा को पढ़ा रहा हूँ तो भी किराया तो कितना लगेगा, वही लगेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है टोटल के अंदर। तो उसको पढ़ा भी कैसे जाएगा, टोटल के अंदर ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो लगती भी कैसे, टोटल के हिसाब से। समझ आ रही बात। महीने का 20,000 है तो महीने का 20,000 देना होगा, चाहे यूनिट आप कितनी ही प्रोड्यूस करो। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, हमेशा इन टोटल। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, हमेशा पर यूनिट। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, पर यूनिट। क्वेश्चन बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट को टोटल के अंदर देता है। टोटल के अंदर नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पर यूनिट के अंदर। एक पेन, ऐसा कह सकते हैं एक पेन के लिए 3 रुपये का प्लास्टिक लगता है, बाकी प्लास्टिक 3,000 का प्लास्टिक, ऐसा कहना मतलब नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि अगर यूनिट चेंज होगी, सपोज 1 यूनिट और बढ़ाओगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, मेटेरियल का खर्चा चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, हाउ वी रूड। एक सेकंड, इसको थोड़ा गोला कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अरे भाई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखें और खतरे का निशान, और ऐसा क्यों बन रहा है, खतरे का निशान। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये अगर आपसे नींद से अगर आपके पास कोई बैठा अगर आप सो रहे हैं और आपके पास कोई पढ़ रहा है और पढ़ते हुए उसने कहा कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपये लग रही है, तो आप क्या कीजिएगा, सीधा उठिएगा और उसके चांटा मार दीजिएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से नहीं लगती है। उसको फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से पढ़ना गुनाह है, और आप ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप सो रहे हैं और आपके पास कोई टोटल के अंदर पढ़ रहा है, तो उठिएगा, उसको चांटा मार दीजिएगा, क्योंकि वो गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, और अपने को ऐसा करने से हमेशा बचना है। चांटा उसी स्थिति में मारे जब आप शारीरिक रूप से उससे मजबूत हो। अगर आप शारीरिक रूप से उससे मजबूत नहीं है तो उस केस के अंदर ऐसा जोखिम न उठाएं। ठीक है सर, समझ आ गई बात यहाँ तक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेज मार्जिनल कॉस्टिंग। दोनों में मैच करवाते हैं, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या कहता था कि कॉस्ट का कितना तरीका है, ये कौन सा वाला है, एब्जॉर्प्शन कौन सा है, ए वाला, ए जो बता रहा था ना वो। और मार्जिनल कौन फॉलो कर रहा था, बी वाला। ये क्या कह रहा था, 10 लाख रुपए लगता है। ये बाइफरकेशन कर रहा था क्या, नहीं। ये क्या कह रहा था, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल को मार्जिनल भी कहते हैं, वेरिएबल को प्रोडक्ट बेस्ड भी कहते हैं, और फिक्स को हम पीरियड बेस्ड भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ BPMOS वगैरह ऐसा कुछ एब्जॉर्प्शन के अंदर था क्या, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है, ज़रूर होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। डिसीजन लेने के लिए क्या ये वाला तरीका यूज़ किया जाएगा क्या, नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके डिसीजन लेके ही तो ये जो है वो नुकसान करवा बैठा। कस्टमर सारे बी के पास चले गए, ये तो मान के बैठा था 10 रुपये कॉस्ट लग रही है, 12-13 रुपये में सेल कर रहा था, वो कह रहा 8 रुपये में हर चीज़ नहीं सेल करूँ क्योंकि मुझे लॉस होगा। तो ये तो डिसीजन अगर इसके बेस पर लेगा तब तो गलती कर बैठेगा। तो डिसीजन हमेशा किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। तो ये क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग कहलाती है। डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग जो है उसमें रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट वगैरह के हिसाब से पढ़ा जाता है। रिलेवेंट कॉस्ट और इररिलेवेंट कॉस्ट के बारे में इसने नाम लिया था क्या, ये तो जानता ही नहीं था। ये ने जब बी ने पहली बार रिलेवेंट और इररिलेवेंट के बारे में कहा कि ये रिलेवेंट कॉस्ट है, ये इररिलेवेंट कॉस्ट है, तो ए ने क्या कहा था कि ये नहीं क्या भला है, ये फिर क्या सिचुएशन होती है, ये क्या चीज़ है भाई, ये भी बता दूँ। ये जानता था क्या, हाँ जानता था, मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है समझिएगा, ये क्या करता था कि एक यूनिट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता था, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। मतलब क्या करता था, फिक्स कॉस्ट को भी मान रहा था और वेरिएबल कॉस्ट को भी मान रहा था। ये क्या कर रहा है, सिर्फ किसको मान रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को ही कॉस्ट मानता है। समझ आ रही बात। इसने कैसे कहा था कि मेरे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये। उसने कैसे कहा था कि 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट। उसने क्या कहा,
उसके हिसाब से डिसीजन लिया था। तो ये कॉस्ट क्या मान रहा था, अपने प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर रहा था। और ये क्या कर रहा था, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, मतलब कि ये वेरिएबल और फिक्स दोनों को कंसिडर कर रहा था। अब यहाँ पर एक ध्यान से समझिएगा, रेशियो जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तक कौन सा चलता था, जो अपन नॉर्मली आज से आज तक पढ़ते हैं, कौन सा सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ा है, सुना है ना? हाँ सुना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। नेट प्रॉफिट रेशियो सुना है क्या? सुना है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखिएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके वो क्या कह रहा था, मुनाफा हो रहा है, मुझे 8 रुपये में सेल कर रहा हूँ, 6 रुपये में बना रहा हूँ, 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है। क्या उसे प्रॉफिट कहना सही है क्या? नहीं, प्रॉफिट तो आप तभी कहोगे जब सारी कॉस्ट लेस करोगे। 8 रुपये में 6 रुपये जब लेस कर रहे हो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो वो लेस कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट लेस कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। तो इसका एक नया नाम रखा गया, इसका नया एक नामकरण हुआ, जिसका नाम रखा गया कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कंट्रीब्यूशन। समझ आ रही बात? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो यूज करते थे, यहाँ पर इसने क्या किया, कंट्रीब्यूशन रेशियो यूज किया। समझ आ रही बात? अब कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सही बात है। अब समझिएगा, ये जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है, इसके कुछ और नाम है। क्या नाम है? इसको पीवी रेशियो भी कहा जाता है, और पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका और क्या नाम है? पीवी रेशियो, जिसे और क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है सर? समझ आई बात? बहुत बढ़िया है। उसके बाद में बात करें रेशियो, तो रेशियो में यहाँ पर क्या होता है, जीपी रेशियो यूज होता है, या एनपी भी लिख दो, नेट प्रॉफिट रेशियो। और यहाँ पर क्या होता है, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो। ओके, इनकम स्टेटमेंट। अब देखिएगा, यहाँ जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और यहाँ जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उन दोनों में फ़र्क आएगा। सर वाई दिस कोलैरिटी, ऐसा काहे होगा? समझिएगा, ये जो था ए, वो क्या कह रहा था कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो मेरे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपये। बी क्या कह रहा था, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, मेरे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 6 रुपये। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बी कैसे करेगा, 6 रुपये के हिसाब से, एक यूनिट की 6 रुपये के हिसाब से, और ए कैसे करेगा, 10 रुपये के हिसाब से। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ए की और बी की अलग होगी क्या? हाँ जी सर, बेशक अलग होगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग होगी तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, क्लोजिंग स्टॉक इधर बढ़ाओगे तो इधर प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो इधर प्रॉफिट भी कम होगा। तो दोनों के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अगर अलग है तो प्रॉफिट अलग होगा, और क्योंकि दोनों का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू अलग होगा। तो उस केस के अंदर प्रॉफिट के अंदर वेरिएशन तो होना ही होना है। समझ आ रही बात? ये जो है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस है। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार देख लेते हैं, सेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। अब आज हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज आप यहाँ तक एक बार वापस देख लीजिएगा। एक बार मैं वापस समअप कर लेता हूँ। आज के दिन के अंदर हमने क्या कहा, हमने एक कहानी देखी। किसकी कहानी देखी? कहानी थी ए और बी, दो की आदमियों की थी, जिसमें से ए के पास बी आके लगा और उसने शॉप को ओपन की, और उसके बाद में बी ने मुनाफा कमाया, कम में सेल करके मुनाफा कमाया। ये जब उसके पास गया तो उसने बताया कि कॉस्ट का 2 तरीके से बाइफर्केशन होता है, जिसे हम पीरियड बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कहते हैं। उनके फिर उसने अलग अलग नाम बताए। पीरियड बेस्ड को उसने फिक्स कॉस्ट का, प्रोडक्ट बेस्ड को उसने वेरिएबल और मार्जिनल भी कहा। उसमें से फिर उसने पीरियड बेस्ड को इरेलेवेंट का, प्रोडक्ट बेस्ड को रिलेवेंट का। उसने कहा कि इसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने कहा कि कैसे पढ़ा जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट, और वो कैसे पढ़ा जाए वो हमने कैसे देखा कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, हमेशा इन टोटल पढ़ा जाएगा। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर गाना गाना पड़ेगा आपको। गलती से गलती कर बैठा है दिल, वैसा गाना गाना पड़ेगा। तो अरिजीत सिंह के गानों से दूर रहें, और दूर रहने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब दुख भरे गानों से, उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं सुनने से मना कर रहा हूँ। तो
क्या कह रहे थे, इसको पढ़ते वक्त ये चीज़ जो है बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें कि फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि वो टोटल के हिसाब से लगती है। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट के हिसाब से पढ़ा जाएगा। उसके बाद में ये ध्यान रखें, इसके ऊपर मैंने थोड़ी डिज़ाइन करने की कोशिश की, जो कि मेरी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कोशिश की। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन और मार्जिनल का हमने बाइफर्केशन देखा, दोनों में क्या क्या होता है। फिर हमने एक नया नाम लिया, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की, जो अभी आपको पूरे अच्छे समझ नहीं आई होगी, तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी के ऊपर से बात शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना, उसके लिए। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।